नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अमेरिका की क्या हालत हो गई है खाड़ी में, यह समझने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी होगा। आपने कई बार नाम सुना होगा यूएसएस अब्राहम लिंकन का। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के कुछ सबसे शानदार जहाजों में से है। और ये कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं है, ये जहाज ऐसा है जिस पर सैकड़ों और जहाज रहते हैं। हवाई जहाज जो फाइटर जेट्स होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं, यहां से फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं वगैरह वगैरह। मतलब ये एक ऐसा जहाज है जिस पर गुमान था अमेरिका को कि इसके भरोसे हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि ऐसा ही एक और जहाज था जो ईरानी हमले में बुरी तरह से घायल हुआ था। पहले कहा गया किचन में आग लग गई है और फिर पता चला कि साल भर तक वो किसी काम का नहीं बचा है। जाहिर है ईरानी हमले में बुरी तरह से उसको नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब्राहम लिंकन की कहानी उसके आगे की है। दो रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, नेवी टाइम्स और स्टार एंड स्ट्राइप्स। ये बेसिकली नेवल मैगजीन है जो अमेरिकन नेवी और दुनिया भर की नेवी पर नजर रखती हैं। इनकी रिपोर्ट ये बताती है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई सारे जो लोग उस पर हैं, जो अमेरिकन सेलर्स उस पर हैं, वो जहाज से समंदर में कूदने की कोशिश कर चुके हैं अपनी जान देने के लिए। यानी अब्राहम लिंकन के अंदर जो जहाज है उसके अंदर के हालात इतने खराब हैं। 9 महीने से वो जहाज ईरान के आसपास भटक रहा है। 250 दिन, अगर दिनों में बात करनी हो तो 250 दिनों से वो ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में भटक रहा है। और उसके जो लोग हैं उस पर, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि कई ने समंदर में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है। पिछले गुरुवार को यानी थर्सडे को सैन डिएगो में नेवी के ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें इस पर जो ये अब्राहम लिंकन है, इस पर जो लोग हैं उनकी फैमिली के लोग उनसे मिले। स्टार एंड स्ट्राइप्स का कहना है कि 200 फैमिलीज वहां पर थीं और उसमें से एक महिला ने, एक लेडी ने यह बताया कि उसके पति ने, उसके हस्बैंड ने उसको मैसेज करके कहा था कि आज तो मैं सो रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कल सुबह मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा। ऐसे ही एक और सेलर की पत्नी एनाबेले लोमा ने बताया कि वहां पे तैनाती लगातार बढ़ाने से उनके पति की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्होंने जहाज से समंदर में कूदने की कोशिश की, बेहद डरे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो आर्मी का, नेवी का जो कैरियर है, वो 13 साल का जो कैरियर उनका हो चुका है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे ही एक और सेलर की वाइफ ने बताया कि उसके हस्बैंड को लिंकन पे, उस जहाज पे एक दूसरे बंदे ने कूदने से रोक लिया था, वरना वो मरने जा रहे थे। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सांसद हैं माइक लेविन। उन्होंने यह आवाज उठाई है कि हालत यह है कि जो शावर है उस पे फफूंद लग गई है, जो टॉयलेट्स हैं वो खराब हो गए हैं, कपड़े साफ नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर गर्म पानी नहीं मिल रही और बहुत कम खाना मिल रहा है। ये हालत अमेरिका के जहाज की है, उस जहाज की है जिस पर उसको गुमान था कि उसके भरोसे वो सारी दुनिया को जीत सकता है। अब ये क्या बताता है? ये बहुत साफ बताता है कि ट्रंप लाख दावे कर रहे हो। कल भी उसका एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया, वही ट्रूथ सोशल आया, जिस पर उसने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, ईरान तबाह हो चुका है, ईरान बर्बाद हो चुका है, ईरान की नेवी खत्म हो गई है, ईरान की आर्मी खत्म हो गई है, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई है, फलां ढिमका, जो दुनिया भर की बातें करता रहता है। कल भी उसने ऐसी ही बातें की। लेकिन कुल मिला जुलाकर ये हालात क्या बता रहे हैं? 3 चीजें बता रहे हैं ये हालात। पहली बात तो ये कि अमेरिका की जो नेवी है वो ईरान के सामने किसी काम की साबित नहीं हुई। मान लीजिए कि वाकई ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। मान लीजिए, 2 मिनट के लिए मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान लीजिए कि ट्रंप जो है वो सच बोल रहा है। अब सच बोल रहा होता अगर वो, और ईरान की नेवी खत्म हो चुकी होती, ईरान की आर्मी खत्म हो चुकी होती, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी होती, तो फिर ईरान के इस जहाज का ऐसा हाल कैसे होता? फिर तो ईरान के किसी भी किनारे पर आराम से ये अपना लंगर लगाते, ईरान के अंदर घुस जाते। अगर वाकई वहां पे कोई सिक्योरिटी बची ही नहीं है तो फिर ऐसे जहाज को दिक्कत क्यों आ रही है? साफ सी बात है कि पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। तो पहली बात तो यह कि अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, या आप ये कहें कि मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। एक तरफ से ब्लॉकेट भले उसने लगाया है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी कुछ चल नहीं रही है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद पड़ा हुआ है। लगातार वहां से गुजरने वाले जहाजों का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। पिछले हफ्ते शायद 9 जहाज गुजरे थे और इस हफ्ते सिर्फ 6 जहाज गुजर पाए हैं। ये हकीकत है। यानी दूसरी बात जो मैंने कही कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल करने का जो ख्वाब था ट्रंप का, वो ख्वाब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ही डूब गया है। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका के सैनिक लड़ने के हाल में नहीं बचे हैं। 2 खबरें आप पहले से जानते हैं। एक खबर मैंने आपको बताया ये जो अब्राहम लिंकन का हाल है, और दूसरी खबर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका के तमाम अखबार इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अमेरिका के हथियार असलहे खत्म हो रहे हैं। खास तौर पे जो मिसाइलें हैं वो बुरी तरह से खत्म हो रही हैं। खास तौर पे जो एयर डिफेंसेस हैं वो बुरी तरह से डिप्लीट कर चुके हैं। दरअसल कल एक लंबी रिपोर्ट थी जो बता रही थी कि ईरान ने बहुत कायदे से अपनी सारी टेक्नोलॉजी वार में, जंग में ये तरीका अपनाने में लगाई कि कैसे अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा जो मिसाइल हैं उनको बर्बाद किया जाए। अब देखिए एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। एयर डिफेंस सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जिसमें सामने से कोई जहाज आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, तो उसको पहले से ही टारगेट करके और हवा में ही मार दिया जाता है ताकि वो जमीन पर ना पहुंचे और नुकसान ना पहुंचा सके। अभी तक ये माना जा रहा था कि अमेरिका के पास जो थार्ड है, जो पैट्रियट है, वो ऐसी मिसाइल्स हैं जो किसी भी मिसाइल का मुकाबला कर सकती हैं। ऐसा एयर डिफेंस है जो किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार के खत्म कर सकता है। उसको नजर में रखकर, उसको ध्यान में रखकर ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्निक डेवलप की थी। ऐसी मिसाइलें डेवलप की जो हवा में रास्ता बदल देती हैं, जो एकदम आखिरी वक्त पे अपना रास्ता बदल देती हैं। ये सब हमने देखा है पिछली जंग में। तो जब इस बार भी अमेरिका ने शुरुआत की ईरान के ऊपर हमले की, तो ईरान ने मिसाइलें बरसाई कहां? पूरे अरब वर्ल्ड में जहां जहां बेस था अमेरिका का, उन जगहों पर अपनी ऐसी ही मिसाइलें बरसाई। इन मिसाइलों का मुकाबला करने में अमेरिका की मिसाइलें लगातार खर्च होती रहीं और हालत यह हुई कि अमेरिका की ज्यादातर मिसाइलें खर्च हो चुकी हैं। अब यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन से लाकर और ताइवान से लाकर यहां पर एयर डिफेंस लगाया जा रहा है। पिछली बार भी यह देखा गया था कि साउथ कोरिया से लाकर एयर डिफेंस लगाया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहा है। और अमेरिका में तमाम प्रेशर के बावजूद जो एयर डिफेंस के लिए मिसाइलें तैयार करने वाली कंपनियां हैं, वो इतनी तेजी से मिसाइलें नहीं बना सकती जितनी तेजी से मिसाइलें खर्च हो रही हैं। और ये मिसाइलें बेहद महंगी हैं। ये कोई सस्ती मिसाइलें नहीं हैं। ये बेहद महंगी मिसाइलें हैं। तो फाइनेंशियली भी नुकसान हो रहा है और मिसाइलों का भी नुकसान हो रहा है। सैनिक अलग मारे जा रहे हैं। नेवी का क्या हाल है ये आप देख ही चुके हैं। और यही वजह है कि अमेरिका की आर्मी नहीं चाहती है इस जंग को और बढ़ाना। वो चाहती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौता करे और उसके बाद जंग खत्म करे। इजराइल चाहता है कि जंग हो, क्योंकि इजराइल में इलेक्शन है। अगर इलेक्शन के पहले एक और ब्लिस्करिंग हो जाती है, एक और हमला ईरान के ऊपर हो जाता है, तो इलेक्शन में बहुत फायदा मिल जाएगा नेतन्याहू को। तो वो तो चाहता है कि किसी भी तरह से जंग हो, लेकिन अमेरिका में ना वहां के लोग चाहते हैं जंग हो, ना वहां की आर्मी चाहती है जंग हो। और यही वजह है कि जंग जैसे हालात तो बने हुए हैं, लेकिन ट्रंप हमला करने की हिम्मत फिलहाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमला तो आर्मी के भरोसे ही करना है और आर्मी उसके लिए मेंटली कम से कम तैयार नहीं है। देखिए, ईरानियों ने 40 साल से सहा है सैंक्शन, दुनिया भर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सब कुछ सहा है, और वो उसके लिए मेंटली तैयार हैं। उनको पता है कि अगर ये जंग हारी गई तो ना केवल रजीम खत्म होगी, बल्कि ईरान कई टुकड़ों में बंट जाएगा और उसका वही हाल होगा जो लीबिया या इराक जैसी कंट्रीज का हुआ है जहां अमेरिका घुसा है। इसलिए वो तो हर कीमत चुकाकर लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। अमेरिका को कीमत चुकाना नहीं आता। अमेरिका वेनेजुएला जाता है, वहां के राष्ट्रपति को उठा लेता है और उनका सारा तेल लूट लेता है। अमेरिका ने यही किया है। अमेरिका अपने जहाज भेजता है, एटॉमिक बम जापान के ऊपर गिराता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत लेता है। अमेरिका की जमीन पर लड़ाइयां नहीं हुई हैं। अमेरिका के लोगों ने तबाही नहीं झेली है, इसलिए अमेरिकी सैनिक नहीं मरते हैं। लेकिन ईरान में मामला उल्टा हो गया है। एक तो हथियार खर्च हो रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो रहा है, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम बढ़ रहा है, तो वहां महंगाई बढ़ रही है। और तीसरी बात कि लगातार वहां के सैनिक मारे जा रहे हैं, सैनिक परेशान हैं, तो वहां अलग तबाही मची हुई है।
इसीलिए धमकियां तो बड़ी बड़ी दे रहा है ट्रंप, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है और लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और इधर ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि भाई एक बार आपने किया हुआ था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी सारी शर्तें मानो, हमारा पैसा डिफ्रीज करो, सारे मोर्चे पर लड़ाई बंद करो, ये सारी शर्तें हमारी मानो, हमें मुआवजा दो, तभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। यानी अमेरिका को ईरान ने एक ऐसे हालात में फंसा दिया है जहां ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। इनको लगता था कि मोसाद के पास इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। अब पता चल रहा है कि तुर्की में ट्रंप किस होटल में रुके थे, किस कमरे में रुके थे, कहां कहां वो जा रहे थे, सारी जानकारी ईरान के पास थी, जिसके डर से तुर्की से खाने वाले ट्रक में बैठकर उन्होंने जहाज बदला और छोटे जहाज में गए वो ब्रिटेन। तो यानी इस मामले में भी आप ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो तरीका एक ही है, तरीका यह है कि झुक जाइए, शर्तें मानिए और जंग खत्म कीजिए। लेकिन झुकने और शर्त मानने का मतलब यह है कि मिड टर्म इलेक्शन हारना ट्रंप का तय है। इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, हम नहीं जानते। लेकिन मजेदार है, इतने सालों में मैं पहली बार देख रहा हूं कि अमेरिका एक ऐसे जाल में फंसा है कि उसके खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वो क्या करे। क्या होता है, कैसे होता है, मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। फ्रेश वीडियोस आते रहेंगे, नए वीडियोस आते रहेंगे द क्रेडिबल न्यूज़ पर भी और द क्रेडिबल हिस्ट्री पर भी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए हमारे वीडियोस। और अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर भेजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।